लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। बात करना प्यार की आसान से आसान है, इश्क करना करते रहना है कठिन से भी कठिन। प्रेम एक बहुत गहरा भाव है। वासना, लस्ट जब आती है ना, तो आपको लगता है कि मैं चाहे कैसे भी इसे पालूं, लेकिन प्रेम जो है वो आपको इतना उदार बनाता है कि आपको लगता है कि वो जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ। प्रेम को केवल एक शरीर से जोड़ते हैं, जैसा आपने कहा कि वासना की इर्द गिर्द उनकी मोहब्बत रहती है और दिक्कत उनको तब आती है जब उनको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता। मैं नए जनरेशन की बात करूं तो उसने तो प्रेम और रिलेशनशिप को एक हद तक एक फैशन की तरह कैरी किया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये एक स्टेटस सिंबल है, जबकि ये नहीं है। आपका कोई साथी है, वो आपका एसेट है। प्रेम के कई पैमाने हैं और कई नसीहतें दी जाती हैं। 10-20 रिश्तों के बीच से निकला हुआ इंसान भी जब सच्चे प्रेम में जाता है तो फिर वो उसके बिना नहीं रह पाता। प्रेम की भाषा क्या होनी चाहिए? प्रेम अपने आप में एक भाषा है। ठीक ठाक रिश्ते में रहते हुए भी अगर बार बार विचलित हो रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रेम में नहीं है। आजकल के मंचों की स्थिति आप क्या देख रही हैं? जो मंचों की स्थिति है वो मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन कई बड़े शायरों को मैंने देखा है मंचों पर जब वो पढ़ते हैं अपना कलाम, तो जो उनका पहले से पॉपुलर होता है उसी को पढ़ते हैं। नए कलाम को सुनाने और पढ़ने की वो जहमत नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? कोई एक शेर है, कोई गज़ल है, अगर पॉपुलर हो गई, कोई कविता है पॉपुलर हो गई, तो उस चीज़ को एक उस मटेरियल के रूप में इनकैश किया जाता है कि ये हमारा पब्लिसिटी स्टंट का एक बड़ा औजार है। क्या अदब में हिंदी उर्दू दोनों जगह ठेकेदार हैं? हाँ, इसको आप ठेकेदारी कहें या लाइजनिंग कहें, ये तो है। नए लोगों को मौका भी मिलता है तो लाइजनर्स की शर्तें अजीब सी भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई अनुभव आपके साथ ऐसा हुआ? जब मैं मुशायरों की दुनिया में थी तो मैं जिस कन्वेनर की वजह से थी वहाँ मुझे ऐसे कुछ कड़वे अनुभव हुए। वो कहीं ना कहीं बेजा फ़ायदा उठाते हैं, वो चाहे पैसे के मामले में उठाएं या फिर वो किसी भी तरह का कोई निजी लाभ आपसे लेना चाहें। बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच शब्द चलता है। क्या कास्टिंग काउच हिंदी उर्दू अदब के मंचों पर भी है? एक हद तक है, लेकिन उसमें आप कितने मजबूत हैं ये डिपेंड करता है। आप समझौते कर रहे हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है। अगर आपने उनके हिसाब से उनको प्लीज नहीं किया तो वो आपको हाशिए पे रखने की भी धमकी दे सकते हैं। आपकी लिखने की प्रक्रिया क्या है? जब मैं सबसे ज्यादा परेशान होती हूँ या मैं थक रही होती हूँ, चूक रही होती हूँ, टूट रही होती हूँ, तब शायद मैं सबसे अच्छा लिखती हूँ। शायर बनने के लिए जरूरी है दिल का टूटना, मोहब्बत नाकाम होना। तो किसी भी शायर, कवि या कवित्री के लिए जरूरी नहीं है कि उसका दिल टूटे। उस्ताद परंपरा पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सरमाए में रहना किसी भी उस्ताद के, वो मुझे ठीक नहीं लगता। वो आपकी मौलिकता को कहीं ना कहीं कम करता है। आज के दौर में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने ये आ रही है कि लोग चोरी का कलाम खुलेआम मंच से पढ़ रहे हैं। हर एक लेखक के अंदर इतनी तो मॉरलिटी होनी चाहिए, इतनी नैतिकता होनी चाहिए। भाई तुम अपना पढ़ो ना, दूसरों का पढ़ के तुम्हें क्यों प्रसिद्ध होना है? आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों में लिखने की भूख बहुत है, पढ़ने की कम है। लिखना जो है वो एक ओरिजिनल प्रोसेस है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि वो रूटीन की तरह सुबह से शाम तक कि आपकी ड्यूटी है और आप उसको लिख ले रहे हैं। लेखकों और प्रकाशकों के बीच में तनातनी अक्सर सुनाई देती है। रॉयल्टी के मुद्दे पर अक्सर तनातनी होती है। प्रकाशक और लेखक के बीच एक पारदर्शिता तो होनी चाहिए। जो छपने की भूख है उसने भी किसी हद तक इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी की परिभाषा ये है कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ। जिंदगी क्या है आपके लिए? जिंदगी मेरे लिए ईश्वर की दी हुई एक जिम्मेदारी है। संतुष्टि का पैमाना क्या है? संतुष्टि का पैमाना ये है कि मैं किसी को दुख ना दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत में उस्ताद शायर फरत एहसास साहब का मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। इलाज अपना कराते फिर रहे हो न जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो न जाने किस किस से,
मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। ये शेर बहुत मकबूल हुआ और आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं उन्होंने प्रेम पर लिखा, बहुत लिखा, किताबें लिखीं और यकीन मानिए आज की बातचीत बेहद दिलचस्प होने वाली है। मैं जोड़ता हूं आपको रंजीता सिंह फलक से। शायरा हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं और शुरुआत में मैं इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि चूँकि बात मोहब्बत से शुरू हो रही है तो वाकई मोहब्बत की परिभाषा क्या है, मोहब्बत किसे कहते हैं और आज के दौर में मोहब्बत की कितनी ज़रूरत है, ये सबसे मौजूद सवाल है। रंजीता जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जो आपने आज कहा कि मोहब्बत क्या है, तो मुझे लगता है कि इंसान बने रहने के लिए प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्यता के सबसे करीब का जो पक्ष है वो प्रेम है। तो मैं ये मानती हूँ कि हम जब भी किसी भी तरह की बात करते हैं, वैश्विक, सामाजिक, प्रतिरोध, क्रांति, कुछ भी, तो बिना प्रेम के उसे नहीं किया जा सकता, बिना प्रेम के नहीं पाया जा सकता। एक छोटी सी मेरी सिग्नेचर कविता है मेरे पहले संग्रह की कि लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। मैं इसी की बात करूंगा। आपने एक किताब लिखी जिसका टाइटल ही है प्रेम में पड़े रहना। प्रेम में पड़े रहना, तो मैं पड़े रहना पे अगर जोर दूं, उसका क्या संदर्भ लिया आपने? हाँ, जब ये शीर्षक लिया जा रहा था तो कुछ लोगों ने इस पे ऐतराज़ किया कि परे रहना ये एक अलग तरह का क्रियापद आ रहा है। परे रहना का मतलब है कि इमेंस लव, डीप लव, कि आप उस चीज़ में कांस्टेंट रहें, मतलब आप लगातार बने रहें। प्रेम में पड़े रहना एक डेप्थ है, एक गहराई है कि आप जब प्रेम में हो तो निरंतर प्रेम में हो, प्रेम के भाव आपके अंदर से कभी कम ना हो। तो जो ये कंटिन्यूटी है, इसके लिए ये है कि प्रेम में पड़े रहना। जब आप प्रेम में पड़े रहते हैं तो अपने आसपास और पूरी दुनिया के लिए मुझे लगता है कि आप एक सबसे अच्छे मनुष्य साबित होते हैं। कभी मैंने एक शेर कहा था कि बात करना प्यार की आसान से आसान है, इश्क करना करते रहना है कठिन से भी कठिन। बिल्कुल। इश्क करना और करते रहना, मेरा ख्याल आप भी इत्तेफाक रखती होंगी कि प्रेम में पड़े रहें, किसी भी तरह आप प्रेम को जारी रखिए। हाँ, क्योंकि उसमें ना कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जब प्रेम किया, चाहे जिससे भी किया, परिवार, समाज, भाई बहन, प्रेमी, तो सफल ही हो। आप जिनसे प्रेम कर रहे होते हैं, कई बार आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम से विमुख हो जाएं, प्रेम से आपकी आस्था उठ जाए, आपका भरोसा उठ जाए। तो प्रेम में पड़े रहना जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, कई बार जब आपको ये भी लगता है कि शायद संसार में प्रेम नहीं है, तब भी आप एक बार उसके लिए आस्थावान रहिए, एक बार आप उस पर भरोसा कीजिए, और ये भरोसा जो है यही आपके अंदर की सारी ऊर्जा को बचाए रखता है। अक्सर आपने खबरें देखी होंगी कि कुछ लड़के प्रेम में होते हैं, या मैं कहूँगा कि प्रेम में होने का वो दिखावा करते हैं, जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हिंसक हो जाते हैं, लड़कियों पर वो तेज़ाब तक फेंक देते हैं। क्या कहेंगे उस मानसिकता पर आप? प्रेम आपको उदार बनाता है, प्रेम कहीं से आपको हिंसक नहीं बनाता, कहीं से आपको आपके अंदर बदला लेने की भावना नहीं देता। अगर ये चीज़ आ रही है तो इसका मतलब आप प्रेम में नहीं हैं, आप वासना में हैं। क्योंकि वासना, लस्ट जब आती है ना, तो आपको लगता है कि मैं चाहे कैसे भी इसे पालूं, लेकिन प्रेम जो है वो आपको इतना उदार बनाता है कि आपको लगता है कि वो जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ। तो अगर अगला आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर खुश है, तो आप कैसे उसके लिए हिंसक हो सकते हैं? तो प्रेम कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एक उच्च स्तरीय भावना से जोड़ता है। मुझे तो लगता है कि प्रेम करते हुए आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। आपके अंदर जो है राग, विराग, किसी तरह का माया, मोह, ईर्ष्या, क्लेश, सब कुछ दूर हो जाता है। तो
प्रेम एक बहुत आध्यात्मिक भाव है। उसे सिर्फ हम इस संदर्भ में नहीं ले सकते कि हम सांसारिक स्तर पे प्रेम को समझ रहे हैं। प्रेम एक बहुत गहरा भाव है और उसके लिए उसमें उतने डूबने की ज़रूरत है। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग, और नई जनरेशन की अगर मैं बात करूं, प्रेम को केवल एक शरीर से जोड़ते हैं। जैसा आपने कहा कि वासना कि इर्द गिर्द उनकी मोहब्बत रहती है, और दिक्कत उनको तब आती है जब उनको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता है। देखिए, जो मैं नए जनरेशन की बात करूं तो उसने तो प्रेम और रिलेशनशिप को एक हद तक एक फैशन की तरह कैरी किया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये एक स्टेटस सिंबल है, जबकि ये नहीं है। आपका कोई साथी है, वो आपका एसेट है, लेकिन वो आपका साथी है तो एक स्टेटस सिंबल बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। अभी जो एक दौर है कि हम आज अभी इसके साथ हैं और किसी बिना वजह भी हम इससे तुरंत टूटकर किसी और रिश्ते में जा रहे हैं। शायद वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, वो मुझे तो लगता है कि वो ना कंपेनियनशिप में है ना वो प्रेम में है। एक हद तक वो एडजस्टमेंट मोड में, फन में है, वो एक झील कर रहे हैं। लेकिन वो जिल और फन करने वाले लोग भी जिस दिन प्रेम में पड़ते हैं उस दिन आप देखिए कि अगर 10-20 रिश्तों के बीच से निकला हुआ इंसान भी जब सच्चे प्रेम में जाता है तो फिर वो उसके बिना नहीं रह पाता। तो कहीं ना कहीं तो स्थायी भाव में आना है। लेकिन अभी क्या है कि चूंकि जो हम एक मॉडर्निज्म की ओर जा रहे हैं, जो पाश्चात्य की चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो हमारा अपना एक, जैसे हम पौराणिक प्रेम की बात करते हैं, जब हम ये बात करते थे कि किसी एक की याद में हम पूरी ज़िंदगी बिता सकते थे, वो वाली भावना कम हुई है, लगभग ख़त्म हुई है। अब हम ये मान रहे हैं कि हम एक रिश्ते से निकलकर फिर किसी दूसरे रिश्ते में भी जा रहे हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप एक ठीक ठाक रिश्ते में रहते हुए भी अगर बार बार विचलित हो रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रेम में नहीं हैं। इसका मतलब आप प्रेम में नहीं हैं। प्रेम के कई पैमाने हैं और कई नसीहतें दी जाती हैं। अमृता इमरोज़ को मैंने कवर भी किया था, और जब उनका निधन हुआ, देहांत हुआ, तो इमरोज़ साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया था। उनकी जो कहानी मैंने सुनी, महसूस की, जो उन्होंने बताया अमृता के साथ उनके रिश्तों के बारे में, प्रेम की वो भी एक पराकाष्ठा भी कही जाएगी और एक नया रूप भी था वो। बिल्कुल, हाँ, वो एक नया रूप था। वो एक कॉम्पेनियनशिप का, एक साथी होने का एक नया रूप था। बल्कि मुझे लगता है कि वो नया रूप नहीं था, वो एक सच्चा रूप था जो कि होता है। और लेकिन शायद हर कोई इतना साहस नहीं कर पाता कि वो किसी अमृता के लिए इमरोज बन सके। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे कई बार इन चीज़ों की आज़ादी नहीं रहती है कि आप अपने मनचाहे साथी के साथ। अब इन सारी बातों के साथ हम इस बात पे भी आते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी शादी, प्रेम, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत अलग तरह के कंसेप्ट हैं, धारणाएं हैं। शादियाँ होती हैं पर शादी क्यों की जा रही है ये पता नहीं है। जो अमूमन हम एक भारतीय समाज में जब बात करते हैं, मुझे लगता है कि शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जानी चाहिए कि आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, आपको उसके साथ रहना पसंद है और शायद आप उसके साथ एक बेहतर साथी के रूप में जीवन बिता पाएं। लेकिन यहाँ देखा जाता है पैसा कितना है, नौकरी कैसी है। अगर लड़की वाले लड़का देख रहे हैं तो ये नहीं देखते कि कितना अच्छा साथी साबित होगा, वो ये देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, इसकी जॉब क्या है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो जब हम इतनी ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में उलझकर किसी रिश्ते को बनाते हैं, या कोई लड़का वाला जब किसी लड़की को देखता है तो ये नहीं देखता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, कितनी अच्छी है, या फिर इसका स्वभाव कितना ज़्यादा अच्छा है। वो ये देखता है कि इसकी डिग्री क्या है, इसके घर वाले कितना पैसा दे सकते हैं, ये अगर ये नौकरी भी करती है तो मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जब ये फ़ायदे नुकसान का कंसेप्ट आता है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे रिश्ते की स्टेबिलिटी या रिश्ते की खूबसूरती वैसी रह जाती है जो होनी चाहिए। और ये भी एक वजह है, जिस तरह अब तलाक के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, ये भी एक वजह है। प्रेम की भाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरा दूसरा संग्रह ही है कि चुप्पी प्रेम की भाषा है। मुझे ये लगता है कि प्रेम के लिए किसी अलग भाषा की ज़रूरत नहीं है। प्रेम अपने आप में एक भाषा है जो आप जब नहीं भी बोलते हैं, आप जिसके प्रेम में होते हैं, जब आप उसके सामने होते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आप उसके चेहरे, उसकी आँखों को देखकर समझ सकते हैं कि वो आपसे प्रेम कर रहा है या कर रही है। तो कई बार प्रेम को बताने या जताने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेम एक बहुत ही ऑटोमेटिक चीज़ है। अच्छा,
प्रेम एक प्लान्ड चीज़ नहीं है। मैं अब भी ये मानती हूँ कि आप प्लान नहीं कर सकते कि मैं फला व्यक्ति से, चूँकि उसके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ, तो अब मैं इससे प्रेम कर लूँ। मैं इसको नहीं मान पाती। मुझे ये लगता है ये एक रैंडम चीज़ है जो अपने आप होता है, और जब हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आप तो फला से प्यार करने लगे हैं। तो प्यार की कोई भाषा नहीं है, प्यार के आने का कोई समय नहीं है, और प्यार के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ये आपने कहा कि जी किताब आई है हाँ, चुप्पी ये वाणी प्रेम प्रकाशन की से। भाषा जी है। जी जी इसमें कविताएं हैं, जी, इसमें प्रेम की कविताएं कविताएं हैं। हैं? हाँ, इसमें ढेर सारी प्रेम की कविताएं हैं, और दूसरी तरह की भी कविताएं हैं, जीवन के अनुभव की कविताएं हैं। और प्रेम जो है इस ये 4 खंड में है, तो इसके एक खंड में बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर के प्रेम की कविताएं हैं। इसका दूसरा खंड है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जीवन के ढेर सारे अनुभव से जुड़ी कविताएं हैं, जो शॉर्ट कविताएं होती हैं। इसका जो तीसरा अंश है, उसमें कुछ आंतरिक कविताएं हैं, जो प्रेम के वक्त कुछ कामराओं की कविताएं होती हैं, वैसी कविताएं हैं। और चौथा खंड जो है, उसमें परिवार, समाज, देश, व्यवस्था, क्योंकि उसके भी हम प्रेम में होते हैं ना। जब हम किसी इसकी बात करते हैं, कि मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम किसी क्रांति की बात करते हैं, क्यों करता है कोई, क्यों अपनी जान देता है? अगर आज हमारे यहाँ के मान लीजिए कि जो भी हमारी सेना है, किसी लड़ाई में क्यों जान देती है? क्योंकि वो देश से प्रेम करती है। मैं दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा। पहली किताब जो प्रेम में पड़े रहना है, और मैं दिखाऊं आपको कवर कि प्रेम में पड़े रहना, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने की, पढ़िएगा। और दूसरी किताब जो है रंजीता जी की, चुप्पी प्रेम की भाषा है, इसको भी पढ़िएगा। यकीनन प्रेम को लेके, इश्क को लेके, मोहब्बत को लेके आपकी सोच के दायरे बड़े हो जाएंगे। आपकी व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। आप NGO भी चलाती हैं, संचालित कर रही हैं, बीइंग वुमन फाउंडेशन। खबरी.com पोर्टल से भी आप जुड़ी हैं, एडिटर हैं उसकी, और एक कवि कुंभ पत्रिका है। कवि कुंभ के बारे में बताइए, किस तरह की पत्रिका है? कवि कुंभ जो है वो एक शुद्ध साहित्यिक पत्रिका है। बस इसमें हम कहानियाँ नहीं लेते, ये कविता केंद्रित पत्रिका है। 68 पेज की पत्रिका है, आर्ट पेपर में है और कलर्ड मैगजीन है। तो इसे छापना जो है मतलब एक किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूप में मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन इसके 8 साल पूरे हो गए हैं, 9वां साल चल रहा है, और ये अप्रैल जो है 101वां अंक जो है इसका इस अप्रैल में आएगा। तो कवि कुंभ को लेकर मेरी जो एक बोलते हैं कि अचानक मेरे दिमाग में कैसे आया, कविताओं के लिए मैं अक्सर दिखाना देखती चाहूँगा। थी। ये मासिक पत्रिका है कवि कुंभ, हर महीने छपती है। जी जी और जी। आपने बताया कि 8वां साल पूरा हो साल चुका है पूरा हो इसका गया है। जी जी 8 जी, साल। 101 अंक इसके हो चुके हैं। अरे वाह। जी, तो उसमें कविताओं के लिए बहुत कम स्पेस रहती थी। कवियों को मुझे हमेशा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसी भी विधा में, लेखन की बात है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, डायरी है, कविताएं हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी सबसे ज़्यादा लोग कविताएं लिखते हैं और पढ़ भी लेते हैं। चूँकि कविताएं छोटी होती हैं तो रैंडमली कहीं आ जा रहे हैं, कुछ भी करें, इस और बीच कविता से इंसान का मन कनेक्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो भी साहित्यिक पत्रिकाएं थीं जो चर्चित थी, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें कविताओं को मुश्किल से 3 या 4 पन्ने मिलते थे। ये मैंने देखा, आज भी आप देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर इतने सारे कवि जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, वो कहाँ छपते होंगे? मुख्यतः वो छपते नहीं थे, कहीं मंचों पर पढ़ लिया तो पढ़ लिया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों न एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जिसको मूलतः कविता पे केंद्रित किया जाए, कविता, गज़ल, शायरी, किसी भी विधा, जो भी विधा हो। और इसमें हमने कहानी को जानबूझकर जगह इसलिए नहीं दी कि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसमें कहानियों को बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है, तो कहानी को छोड़कर बाकी हर तरह के आलेख, वो साक्षात्कार हो, यात्रा संस्मरण हो, डायरी हो और अनुवाद हो, हर तरह की चीज़ें हम छापते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम कविताएं छापते हैं, हम कवियों के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें छापते हैं। तो कवि कुंभ मेरे हिसाब से कविता केंद्रित देश की शायद पहली पत्रिका है। और अच्छा है कि साहित्य के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। नवोदित कवियों को, नए लिखने वालों को कितनी जगह देती हैं आप? मैं अगर अपनी बात की जाए एक संपादक के तौर पे, तो मैं अच्छा खासा जगह देती हूँ। मेरे लिए ये कुछ मायने नहीं रखता कि इसकी कितनी कविताएं पहले छपी हैं, ये कितना चर्चित है। अगर उसकी कविताएं आई
और मुझे अच्छी लगी। कोई मुझसे पूछता है कि चयन का क्या पैमाना है, तो मेरे लिए ये है कि जहाँ मैं ठहर जाऊँ, जिन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगे कि ये बहुत अच्छी हैं, इसमें कुछ बात है, हाँ, तो मैं उसको छापती हूँ। मैं कतई नहीं देखती कि ये व्यक्ति कौन है। मैं कविताओं को हाँ कर देने के बाद फिर ये देखती हूँ कि इसका नाम पता क्या है। वरिष्ठ लोगों का भी मुझे बहुत स्नेह मिला है, बहुत सहयोग मिला है। मुझे लगता है कि देश के जितने भी अच्छे और वरिष्ठ कवि हैं, उन सभी ने अपनी रचनाएं मुझे दी हैं, आज भी हमेशा मुझे देते रहते हैं। उन पर आलेख वगैरह सब कुछ मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन नए लोगों को मैंने प्रॉपर प्लेस दिया है, सिर्फ पत्रिका में नहीं दिया है। मेरे जो आयोजन होते हैं, कवि कुंभ 10 सालों से लगभग समझिए कि एक कवि कुंभ शब्दोत्सव और बिंग वुमेन स्वयं सिद्धा, ये हमारे कंबाइंड साझा आयोजन होता है 2 दिनों का। और इसमें जिस मंच पर मैं बहुत सारे वरिष्ठों को बुलाती हूँ, वही मैं कई बार बिल्कुल ऐसे नवोदित चेहरों को बुलाती हूँ जिन्हें शायद आपने पहले किसी मंच पे नहीं सुना हो। तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि यहाँ से वो सीनियर लोग उन्हें सुने और फिर उनके बारे में आगे बात हो। पहले एक दौर था जब ये कहा जाता था कि किसी बस्ती में, किसी शहर में, कस्बे में जब कवि सम्मेलन या मुशायरा होता था, तो माँ ये कहती थी अपने बच्चों से कि आज स्कूल मत जाना, वहाँ जाके कवि सम्मेलन या मुशायरा सुनना, इस यकीन के साथ कि शायद उनका बच्चा कुछ बेहतर सीखेगा। आजकल के मंचों की स्थिति आप क्या देख रही हैं? देखिए, आजकल अगर बताया जाए तो जो मंचों की स्थिति है, वो मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा बाजारीकरण हो गया है। और गंभीर और अच्छे साहित्य की जगह, जो एक हद तक आप जिसे थोड़ा, मैं क्या नाम नहीं लेना चाहती, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि ये लुगदी साहित्य है या फुहड़ साहित्य, लेकिन इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि उसे साहित्य की श्रेणी में हम रख सकते हैं। तो अब हास्य कविता की ही बात करें तो सिर्फ चुटकुलेबाजी है। तरीके का हास्य तरीके का न तो आपको हास्य कवि मिलेगा, न कविताएं मिलेंगी। और इसी तरह दूसरी भी कमोवेश जो जितनी विधाएं हैं उसमें भी यही चीज़ देखी जाती है। तो मंचों की स्थिति से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ थोड़े बहुत अब जो लिट फेस्ट हो रहे हैं, वहाँ कोशिश की जाती है कि स्तरीयता का निर्वाह किया जाए, लेकिन वहाँ भी मैं एक चीज़ देखती हूँ कि देश भर में अगर 50 से 100 लिट फेस्ट हैं, तो 50 से 100 वही एक चेहरे उन तमाम 50-100 लिट फेस्ट में आपको दिखेंगे। तो मतलब उन चीज़ों में विविधता नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ही लोग साहित्य लिखने और पढ़ने वाले हैं? क्यों नहीं कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग या कम जाने गए लोगों को लाया जाता है? तो लिट फेस्ट भी एक तरह से मुझे लगता है कि अब इसको मैं क्या बोलूँ, इसको मैं अवसरवाद भी नहीं बोल सकती, लेकिन उसमें भी उस तरह से लोगों को जगह नहीं दी जा रही है जिस उद्देश्य के लिए उसे किया जाना चाहिए। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन कई बड़े शायरों को मैंने देखा है मंचों पर जब वो पढ़ते हैं अपना कलाम, तो जो उनका पहले से पॉपुलर होता है उसी को पढ़ते हैं। नए कलाम को सुनाने और पढ़ने की वो जहमत नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? एक्चुअली आजकल क्या है कि ट्रेंड है, एक सोशल मीडिया ट्रेंड। कोई एक शेर है, कोई गज़ल है, अगर पॉपुलर हो गई, कोई कविता है पॉपुलर हो गई, तो उस चीज़ को एक उस मटेरियल के रूप में इनकैश किया जाता है कि ये हमारा पब्लिसिटी स्टंट का एक बड़ा औजार है। वो फिर से वो मतलब कोशिश नहीं करना चाहते कि मैं कोई नई दूसरी बात कह दूं और ये बात भी उतनी चर्चित हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नई चीज़ों की वैरायटी कम हो रही है, और एक तरह से बोला जाए तो उनके अंदर इस चीज़ की जो एक ओनरशिप है कि हम जो लिखेंगे उसे पसंद किया जाए, इसके लिए जो एक अंदर हिम्मत चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी कमी हो रही है। जैसे पहले के शायरों में था कि आप उनकी 20-50 गज़लें देख लीजिए, एक बराबर से सबको याद है। पर अभी क्या है कि 2, 4, 5, 10 चीज़ें हैं, बस वही आपको हर जगह सुनाई देती हैं। तो वेरिएशन खुद से कवि शायर जो है वो खुद अपनी वैरायटी लाने में हिचक रहा है। उसे खुद इस बात का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं ये जो अगला ला रहा हूँ इसे पसंद किया जाएगा कि नहीं। पठनीयता की भी कमी है। देखिए, आप सिर्फ लिखते रहेंगे तो शायद आप बहुत कुछ नया नहीं रच पाएंगे। जब तक
आप प्रचुर मात्रा में उतनी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो आपके विज़न को, जो आपके दृष्टिकोण को और बड़ा करे, विस्तृत करे, आपके पास नए आइडियाज़ आए, आपके पास नए अनुभव आए, तब तक आप कुछ नया कैसे लिखेंगे? तो कम पढ़ना जो है वो कम लिखने की वजह हो रहा है। एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब के दौर में आप किसी मंच पर कुछ पढ़ना चाहते हैं और वो पहले से लोगों के पास पहुंचा हुआ होता है, तब सवाल ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आप नया क्या पढ़ रहे हैं, नया क्या लिखा आपने, और लोगों में उत्सुकता भी होती है कि नया कुछ सुना जाए। कुछ चेहरे तकरीबन हर मंच पर दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अदब में हिंदी उर्दू दोनों जगह ठेकेदार हैं? हाँ, इसको आप ठेकेदारी कहें या लाइजनिंग कहें, ये तो है कि आपके आयोजकों से कैसे संबंध हैं, या फिर आप वहाँ संयोजक है उसके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत कुछ निर्भर करने लगा है, और मेरे ख्याल से जब बुलाया जा रहा है तो उसमें ये चीज़ें बार बार देखने को आ रही हैं कि सभी जान पहचान वाले लोग जो हैं उसके बीच में आपको वही लोग मिलेंगे जो पिछले वाले में थे, फिर उसके जो आगे जाने वाले हैं उसमें भी वही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लाइजनिंग का मामला तो है, क्योंकि अभी आयोजक भी क्या है कि मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का पेशा हो गया है कि हम कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट घराने की बात नहीं कर रही, बट मैं ऐसे कह रही हूँ कि हम एक आयोजन कर रहे हैं, हमें अच्छे स्पॉन्सर्स चाहिए। अब हमें अच्छे स्पॉन्सर चाहिए तो किन नामों पे हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे? हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम पब्लिक को क्या अच्छा और नया सुनाएं, हमें इस बात की चिंता है कि हम स्पॉन्सर्स के लिए वो कौन से नाम लाएं जिसके लिए हमें बड़े और अच्छे प्रचुर मात्रा में हमें स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो ये जो दबाव है, और ये आयोजक अपने आप को जिस दबाव में डाल रहे हैं, या आयोजक अपने आयोजन को जिस तरह का सफल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए उनकी मजबूरी हो जाती है। और मुझे लगता है कि कई बार आयोजक खुद इतना शायद प्रबुद्ध नहीं होता कि वो तय कर पाए कि मुझे सही में किन किन लोगों को बुलाना चाहिए, किस तरह के लोगों को बुलाना चाहिए। उसके पास उतनी खोजी दृष्टि भी नहीं है, उसने उतने ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। क्योंकि आपने अगर 10-20 नाम जो आपके रिव्यूज़ में आते हैं, जो आपको साल के किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल्स या यूट्यूब पे सुनाई देते हैं, आप उसी में से चुनने लगते हैं। आप ये ज़हमत ही नहीं उठाते कि उससे अलग, उससे ज़्यादा और क्या लिखा जा रहा है। तो जब तक आप खुद एक सर्चिंग टेंडेंसी नहीं रखेंगे, आपके अंदर ये बात नहीं रहेगी, आप कैसे तलाशेंगे? तो आयोजकों के अंदर ये कमी है कि उन्हें खुद पता नहीं है कि हम कहाँ से और बेहतर नाम ला सकते हैं। जो 40-50 नाम आते हैं राघवेंद्र जी, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर 50 नाम दे सकती हूँ, कोई आयोजक मुझसे पूछे। लेकिन अगर वो सेलिब्रिटी का मामला लाएगा तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको मौका तो देना पड़ेगा। कहीं भी पहले जब आप किसी को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे वो आदमी हिट हो सकता है? रंजीता जी, 2-3 चीज़ें आपने पॉइंट आउट की। शायर या कवि कुछ नया और बेहतर नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरा, जो श्रोता है, जो पाठक है, उसके को पढ़ने की जो रुचि है उसमें भी बदलाव। तीसरा, आपने बाजार की बात की। सबसे बड़ा खलनायक कौन है मंचों की गिरावट के लिए? देखिए, मंचों की गिरावट के लिए लगभग मुझे अगर बोला जाए तो इसमें मैं आयोजक की गलती, और दूसरी बात है कि पाठकों को मैं उतना दोष नहीं देती, क्योंकि जब आयोजक अगर कोई नया चेहरा लाता है तब तो पाठक दर्शक उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। ये साहस तो आयोजक को करना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम जो मानती हूँ, अगर 60% गलती है तो आयोजक की है, और 20-20% जो है सो बाकी दोनों तबके की है। क्योंकि हम साहस नहीं कर रहे हैं, हम बस ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो एकदम एक पकी पकाई चीज़ है, बस उसको हम परोस दें। हम कोई नया डिश सामने लाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पिछले सवाल में थोड़ा सा हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था, ठेकेदार। आपने कहा लाइजनर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी खेमेबंदी से अपनी टीमें बना रखी हैं। किसी नए लोगों को, नए राइटर को, नए कवि, नए शायर को जल्दी मौका नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है वो दूसरे खेमे वाले को भी मौका नहीं देते। उनका ईगो जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि आप अगर उनके गुट में नहीं हैं, उनकी मंडली में नहीं है, आप किसी खास खेमे में नहीं हैं, तो आप उपेक्षित किए जाएंगे। ये अक्सर चलता है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और ये भी सुना है मैंने कि नए लोगों को मौका भी मिलता है तो लाइजनर्स की शर्तें अजीब सी भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई अनुभव आपके साथ ऐसा हुआ?
मेरे बहुत शुरुआती दिनों की अगर बात करूं तो जब मैं मुशायरों की दुनिया में थी, तो मैं जिस कन्वेनर की वजह से थी वहाँ मुझे ऐसे कुछ कड़वे अनुभव हुए कि तब मेरी उम्र काफ़ी कम थी और मैं इतनी ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को समझने के लायक नहीं थी। लेकिन मुझे ये लगा कि कन्वेनर जो हैं वो कहीं ना कहीं बेजा फ़ायदा उठाते हैं। वो चाहे पैसे के मामले में उठाएं या फिर वो किसी भी तरह का कोई निजी लाभ आपसे लेना चाहें। लेकिन ये चीज़ें थी, तब भी थी, आज भी मेरे ख्याल से हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी, तब तक कि जब तक लेखक और जो श्रोता है, दर्शक है, वो अपनी राय ना जाहिर करे कि नहीं भाई आप इन्हीं को बार बार क्यों ला रहे हैं, हम कुछ और भी सुनना चाहते हैं। और साथ के लोगों को भी, वो लोग जो लाइजनर के साथ उन मंचों की घेरेबंदी में हैं, उन्हें भी ये साहस करना चाहिए कि भाई फला को क्यों नहीं बुला लिया जा रहा है, उसे भी बुलाया जाना चाहिए। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कोई एक रचना आप नहीं सुनाइए। मैंने सोचा है तुम्हें कभी आवाज़ न दूं, न कभी जोर से पुकारूं, चुपचाप तुम्हारी पीठ के पास खड़ी रहूं, इतनी पास कि मेरी उत्तप्त सांसें तुम्हारे कंधे को छू सकें और मेरी सांसों का ताप तुम्हारी पीठ से होते हुए सीधे सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। ऐसी किसी उष्मा में जलते हुए शायद पिघल सके एक दिन तुम्हारा मौन। उस एक दिन के इंतज़ार में मैं खड़ी रहूँगी चुपचाप ठीक तुम्हारी पीठ के पास, इस उम्मीद में कि मेरे पुकारने से पहले तुम पुकार लो मेरा नाम। वाह, बहुत खूब। तो ये एक छोटी कविता थी, एहसास से भरी हुई कविता। एक सवाल ये है कि जब नए शायर आते हैं, चाहे वो छपने के लिए आते हों आपके पास, कलाम भेजते हों, मंचों पे आते हों, लोकप्रियता हासिल करना आसान हो गया है बदलते दौर में या अभी भी मुश्किल है? देखिए, सोशल मीडिया की लोकप्रियता हासिल करना शायद आसान हो गया है। आप अपने 2-4 शेर पढ़ दें और हो सकता है वायरल हो जाएं। लेकिन अगर मैं अदबी तरीके से कहूँ कि एक महरी शायर कहलाए जाने के लिए वो चीज़ें अब भी मुश्किल हैं, क्योंकि सुनने समझने वाले, परखने वाले लोग हैं और वो आपकी ऐसे ही किसी भी चीज़ के वायरल हो जाने से आपको बड़ा कवि या शायर नहीं मानेंगे। तो मुझे अभी भी लगता है कि आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, वो गहराई होनी चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो आपके जो भी श्रोता हैं या पाठक हैं उनको कोरिलेट कर सके, या आप कह रहे हैं तो उसे लगे कि हाँ ये तो वही बात है जो मैं महसूस कर रहा हूँ या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा अपने पाठकों से कोरिलेट करेंगे, मुझे लगता है कि आप उतने ज़्यादा स्थायी रूप से उनकी स्मृतियों में बने रहेंगे। एक शेर और मुझे याद आता है कि छुपाने से नहीं छुपती कहानी इश्क की यारा, छुपाने से नहीं छुपती कहानी इश्क की यारा, जुबां खामोश रहती है तो चेहरा बोल देता है। आपकी किताब में जितनी कविताएं हैं, वाकई प्रेम की कोई भाषा होती है? नहीं, प्रेम की मेरे हिसाब से कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम बस एक महसूस की जाने वाली चीज़ है और आप इसे तब महसूस कर पाते हैं जब आप वाकई प्रेम में होते हैं या जब सामने वाला आपसे प्रेम कर रहा होता है। तो मैं इसको बहुत कोई कंडीशनल तरीके से ब्रीफ नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है कि ये एक ऑटो मोड में होने वाली चीज़ है और ये ठीक वैसे होती है जैसे निकलते वक्त अचानक कोई सुगंध आ जाए आपके आसपास। जैसे आज जब मैं आपके स्टूडियो में आ रही थी तो अचानक से बारिश आ गई, तो जैसे बारिश के आने का, आंधी के आने का, हवाओं के तेज बहने का कोई वक्त नहीं है, सिर्फ आप महसूस कर लेते हैं। जैसे ही वो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, आप महसूस कर लेते हैं। तो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों की तरह प्रेम भी होता है, वो ऐसे ही आपके करीब आता है और जब वो आके आपके पास से गुजरता है तब आप जान पाते हैं कि हाँ ये प्रेम है। सोशल मीडिया के दौर में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग पढ़ सकते हैं। किताबों की खुशबू होती है और किताबों को खरीदकर पढ़ने की परंपरा घटती जा रही है। दुखद है? बिल्कुल दुखद है। देखिए, किताबों को खरीद कर पढ़ने की जो परंपरा घट रही है
वो दुखद इसलिए है कि मैं ये नहीं मान सकती कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम बहुत चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं, हम बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे हैं, हम डिज़ाइनर वियर्स पहन रहे हैं, हम डेली रेस्टोरेंट में इतना खा पी रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं किस मानसिकता के शिकार हैं कि हम इसको अपनी लग्जरी में ऐड नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम संभ्रांत होने के लिए जिन चीज़ों को अपनी दैनिक ज़रूरतों में ज़रूरी समझते हैं कि एक ब्रांडेड कार से आ रहे हैं तो इससे मेरा सोशल मतलब प्रेस्टीज बढ़ रहा है, तो जो हम प्रेस्टीज इशू की चीज़ें जिन चीज़ों को मान रहे हैं उसमें हम किताबों को क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर हमारे पास 500,000 अच्छी किताबें हैं तो ये मेरा स्टेटस सिंबल क्यों नहीं हो सकता? तो दिक्कत ये है कि हमने जो अपने आप को संभ्रांत दिखाने के लिए, हाई स्टेटस का शो करने के लिए जो चीज़ें चुनी हैं, उसमें अब तक हमने किताबों को ऐड ऑन नहीं किया है। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसे कीजिए। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप के पास बजट नहीं है और हम कोई मनपसंद साड़ी देखते हैं तो जैसे भी जोड़ तोड़ कर लेते हैं। तो अगर हम अपनी पसंद का कोई सूट या साड़ी ऐसे ले सकते हैं तो क्या हम अपनी पसंद की किताब नहीं ले सकते? पुरुष हैं, अगर वो अपनी पसंद की 10 चीज़ें, एसी आज ये मॉडल है, कल वो रहेगा, टीवी का ये मॉडल है, परसों वो हो जाएगा, तो किताबों में क्यों नहीं? और किताब आखिर कितनी खर्चीली है? उन सारी चीज़ों से कम खर्चीली हैं जिनके लिए हम रोज़ खर्च कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोन और तक जो उठा रहे जानते हैं। हैं उन्हें मालूम है कि किताबों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को भी लिटरेट करना चाहिए कि तुम कुछ पढ़ो। तुम्हारे पास जो घर है जिसमें तुमने इतने गैजेट्स रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें किताबें भी शामिल होनी चाहिए। तो ये जो एक परंपरा डेवलप करने की है उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे हम लोग के ज़माने में 3-4 तरह के अखबार आते थे, पत्रिकाएं आती थी अपने पिताजी के घर, तो हमने ये देखा, हमारी आदत में ये शुमार रहा। अब क्या है कि आप न्यूज़पेपर तो जल्दी किसी के घर देखेंगे नहीं, किताबें भी बहुत कम, लेकिन आप आदत डालिए ना। आप एक बार कोशिश कीजिए। एक दूसरे को हम उपहार देते हैं तो हम क्यों हमेशा दूसरी चीज़ें दें? हम किताबें भी तो गिफ्ट कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं कवि कुंभ के आयोजन करती थी शुरुआती 1-2 सालों के बाद, तो मैंने ये तुरंत शॉल और बुके वगैरह देने का ट्रेंड बदल दिया, क्योंकि बुके आपके घर ले जाते रखने लायक नहीं बचता। और अगर कोई दूर से आ रहा है, मेरे इवेंट्स मोस्टली इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में तो वो होते लेके हैं। भी नहीं जाता। हाँ, तो आपने अगर किताब दी चाहे किसी राइटर की, तो उसके पास तो गई, उसे याद रहा कि ये चीज़ मुझे मिली है। एक लेखक कितनी शॉल ओढ़ेगा? शॉलों का तो हाल ये है कि ले जाके वो वैसे ही रखे रह जाते हैं। तो कम से कम आप किताबें दीजिए। आप आयोजक भी हैं तो आप किताबें गिफ्ट कीजिए, आयोजक नहीं भी हैं, आप नॉर्मल लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं, तो भी आप अपने दोस्तों को किताबें देने की आदत सीखिए और साथ में अपने घर में अपने बच्चों में ये हैबिट ज़रूर डालिए। और ये बहुत दुखद है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक प्रकाशक हूँ या लेखक हूँ, मैं नहीं भी होती तो एज अ बुक लवर मुझे ये लगता है कि नहीं, दुनिया के हर चीज़ के लिए मेहनत किया जा रहा है। आप एक फिल्म जाके मल्टीप्लेक्स में देख रहे हैं यार, हाँ 500 का पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आप क्यों नहीं 400 की किताब खरीद सकते हैं? मेरा तर्क ये होता है कि क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इसको ज़रूरी नहीं समझा है। तो इसके लिए मैं मतलब सबसे आग्रह करूँगी कि कृपया इसको अपनी आदत में आप डालें। आपकी लिखने की प्रक्रिया क्या है? कैसे लिखती हैं? थॉट प्रोसेस क्या है? और लिखने में आपका थॉट और आपका क्राफ्ट, उसका क्या रेशियो रहता है? मेरा लिखना जो है सो शायद आम लेखकों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे निजी जीवन में मेरे और भी बहुत से काम हैं और मैं मूलतः अपने आप को सबसे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट मानती हूँ। एक्टिविज्म के दौर में मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मुझे महीनों लगता है कि मैं दूसरी चीज़ों में उलझी हूँ, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। लेकिन लिखना मेरे लिए ऐसा है जैसे भूख और प्यास होती है, कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, लेकिन भूख का एक वक्त होता है और आपको लगता है आप कुछ खा लें, तो प्यास लगती है। तो लिखना मेरे लिए एक प्यास है और उस थ्रस्ट को, उस चीज़ को जब मैं महसूस करती हूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम जब मैं बिहार यूपी में थी तो वहाँ रिक्शे बहुत चलते हैं। इन रिक्शे पे बैठे बैठे मुझे कुछ लगता तो मैं कोई भी जो पन्ना कुछ भी हो उस पर जल्दी से उसे नोट करती। और जो आपने प्रक्रिया कही, मेरे साथ एक बहुत बड़ी जो अच्छी या ख़राब चीज़ क्या है कि अगर जिस वक्त जो चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको अगर नहीं लिखा तो फिर मैं उसको शाम में या कल नहीं लिख सकती। उसी वक्त अगर जो चीज़, जो पंक्तियाँ मेरे जहन में आई, अगर मैं नोट नहीं कर पाऊँ तो मैं फिर उसको नहीं लिख पाती, उस पर काम नहीं कर पाती। तो कई बार ट्रेन में जाते हुए, कई बार रिक्शे में, ऑटो में, या मतलब
कोई काम करते हुए, कोई ऑफिस की फाइल देखते हुए भी मुझे लगा कि नहीं अभी ये आया, तो जब ये आया तो मैंने लिख लिया। लेकिन कविता या कुछ भी लिखना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता। ये मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि किसी तरह के अनुभव से जब मैं बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से जूझ रही होती हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने अपनी पसंद की सबसे अच्छी चीज़ें कब लिखी, तो जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान होती हूँ या मैं थक रही होती हूँ, चूक रही होती हूँ, टूट रही होती हूँ, तब शायद मैं सबसे अच्छा लिखती हूँ। अब ये भी एक बात है कि मैं खुश होती हूँ तो क्यों नहीं लिखती, इसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुश होते वक्त, बहुत ज़्यादा खुश होते वक्त नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कल्पनाओं के वक्त भी मैं लिख पाती हूँ। और मुझे लगता है कि अमूमन आप ज़िंदगी में जिन चीज़ों से महरूम होते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिलती, शायद उनकी कल्पनाएं आप सबसे ज़्यादा करते हैं। और शायद आपने जो कल्पनाएं की होती हैं वो चीज़ें नहीं मिलती तो आप उदास होते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत तरीके से फिर आ जाती हैं। और एक तरह से मुझे लगता है कि जीवन में सुख से ज़्यादा दुख का होना मुझे ज़्यादा समृद्ध करता है। आपको करता है, जैसा जी। आपने कहा कि आप तब बेहतरीन लिखती हैं जब आप उदास हों, जब आपके अंदर टूटन हो। ये परसेप्शन भी बना हुआ है और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हमसे भी पूछते निजी तौर पे कि शायर बनने के लिए ज़रूरी है दिल का टूटना, मोहब्बत नाकाम होना। ऐसा कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है? नहीं, सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी पा ली हुई चीज़ के लिए ना, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, कई बार वो मोह भंग होता है। तो हमें लगता है कि ये तो इतना सुंदर, इतना अच्छा नहीं है जैसा हमने सोचा था। तो नेचुरल वो आपके क्राफ्ट में जो इस तरह की चीज़ है, जो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इतना सुंदर नहीं है जैसा हमने सोचा, पर जो आपने पाया ही नहीं वो तो वैसा ही सुंदर दिखता रहेगा लेकिन आप ना। हमारे दर्शकों को जी। क्लेरिफाई कर दीजिए कि हाँ। शायरी लिखने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी नहीं है। हाँ, शायरी लिखने के लिए या किसी कविता में, या ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा वो उसको अपने ऊपर हमने महसूस किया हो या भोगा। कई बार पर्सनल चीज़ों से लोग रिलेट कर लेते हैं। अब जैसे मैं अपने फील्ड वर्क में रहती हूँ, मेरे पास हज़ारों औरतों का समूह है, उन सब के दर्द हैं। तो कई बार मेरे साथ वाली औरत की तकलीफ़ मेरे पास इतनी सगी बन के आती है कि मैं उस चीज़ को लिख पाती हूँ। तो किसी भी शायर, कवि या कवित्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका दिल टूटे। हाँ, दिल नहीं भी टूटे, पर चूंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति है तो दूसरे के टूटे दिल के हाल को भी समझ सकता है, इसलिए वो बहुत बेहतर लिख लेता है। उस्ताद परंपरा पर क्या कहेंगे? उस्ताद परंपरा के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि हिंदी और उर्दू दोनों अदब में, जब मैं मुशायरों में थी या हूँ तब भी, और हिंदी में भी, मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। शुरुआती दौर में मुझे ये लगा, एक आध बार मैंने इस्लाह के लिए कोशिश की, पर मुझे लगा कि ये पूरी फेरबदल हो जा रही है। मतलब मेरा पूरा का पूरा रदीफ काफिया ही बदल जा रहा है। तो अगर मैं दूसरे के क्राफ्ट के हिसाब से लिख रही हूँ तो मेरी मौलिक चीज़ कैसे हो सकती है? मैं उस्ताद के लिए बस इतना स्पेस दे सकती हूँ कि मेरी लिखी हुई चीज़ में कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है तो आप थोड़ा सा उसे सुधार दें, लेकिन आप मेरे पूरे थॉट प्रोसेस को बदल दें तो मैं नहीं कर सकती, और मैं उस्ताद की परंपरा में नहीं रही। और मुझे लगता है कि आपके इंडिविजुअल विकास के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी उस्ताद की शागिर्दी में रहें। आप किसी ज़रूरत हो तो आप अपने साथ वालों से भी, आपको जो लगता है कि बेहतर है तो थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे बारे में बताऊं कि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, चाहे मैं हिंदी में लिख रही हूँ चाहे मैं उर्दू में लिख रही हूँ, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो सबसे ज़्यादा सेल्फ क्रिटिक मैं खुद करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को जितने अच्छे ढंग से समझ पाती हूँ कि नहीं ये ठीक है, ये नहीं है। जैसे अभी जब ये किताब आई है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास कम से कम इसमें करीब 80-85 कविताएं हैं, 85, और कम से कम मेरे पास अभी 200 कविताएं हैं जिसको एज अ राइटर मुझे लगा कि अभी मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। तो लिखते वक्त एक लेखक को बखूबी पता होता है कि उसकी क्या चीज़ कितनी कमज़ोर है, क्या चीज़ कैसी मजबूत है, क्या चीज़ वो और बेहतर कर सकता है। और अगर फिर भी वो कंफ्यूज हो रहा हो तो किसी की सलाह ले सकता है, लेकिन बिल्कुल सरमाए में रहना किसी भी उस्ताद के, वो मुझे ठीक नहीं लगता। वो आपकी मौलिकता को कहीं ना कहीं कम करता है, एक ज़माना था, विकास को भी थोड़ा रोकता है। एक ज़माना था जब कवि सम्मेलन में, मुशायरे में मर्द ज़्यादा होते थे, हाँ। औरतें कम होती थीं।
कवित्री शायरा कम होती थी। आपको लगता है कि वो तस्वीर कितनी बदली है या अभी उस पर और ज़रूरत है काम करने अभी की? ज़रूरत है और काम करने की। अभी भी तस्वीर पूरी तरह बदली नहीं है, अभी भी उस तरह से चीज़ें कम हैं। आप मुशायरों में जहाँ 9 शायर देखेंगे वहाँ 3 या 4 शायरात होंगी, और कवि सम्मेलनों में भी लगभग यही है। और नेचुरल तरीके से अभी भी चॉइस ओपिनियन नहीं ली जा रही कि आना चाहिए। अब वो 9 शायर अगर जिन 3 खातूनों को मुंतकिद करके नहीं इनको बुला लिया जाए तो मोस्टली वही आती हैं। अभी भी ये प्रोसेस नहीं रहा है कि इन्हें बुलाया जाना चाहिए इनके कलाम की वजह से या इनकी कविताओं की वजह से। तो मुझे लगता है कि स्पेस अभी भी उतना नहीं है, इस पर अभी भी काम करना है और ये ज़रूरी चीज़ है कि ये काम किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, मिलते हैं, बच्चियां हैं जो अच्छा लिखती हैं, उन्हें मौका नहीं मिला मंच पे, उन्हें बुलाया नहीं गया, और ऑफ रिकॉर्ड वो बताती हैं कि अजीब अजीब सी शर्तें लोग लगाते हैं। तो जिस तरह बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच शब्द चलता है, क्या कास्टिंग काउच हिंदी उर्दू अदब के मंचों पर भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही सनसनीखेज तरीके से शायद इसका जवाब मैं अगर ईमानदारी से दूं तो मुझे लगता है एक हद तक है, लेकिन उसमें आप कितने मजबूत हैं ये डिपेंड करता है, आप समझौते कर रहे हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है। लेकिन कई बार महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा लोगों की हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये कोई बात नहीं, इस तरीके से हम आगे जा सकते। लेकिन आज भी मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र का कास्टिंग काउच जो है वो उनके कैरियर को ख़त्म कर देता है। आपको उससे लड़ना होगा, आपको उसको जवाब देना होगा, ठीक है ना। कोई आप पे नहीं लिख रहा तो मत लिखे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ये मतलब सोचते हैं कि आप उनसे लगातार नहीं मिलते, आपने उनके साथ कोई कॉफ़ी नहीं पी, आपने उनको टाइम नहीं दिया, तो वो आपके ऊपर क्यों लिखेंगे। और कई बार सीधा सीधा भी सामना हो जाता है ऐसे लोगों से। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि ठीक है आप नहीं लिखेंगे तो मत लिखिए, क्योंकि एक समय के बाद आपकी रचनाएं जो हैं वो अपने पाठकों तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए जल्दीबाजी बहुत नहीं करनी है, लेकिन ये चीज़ है, इसको मैं नकार नहीं सकती कि ये चीज़ नहीं है। लोग खोजते हैं, ऐसे अवसर खोजते हैं और एक हद तक वो चाहते भी हैं, पर अगर अच्छा उसके नुकसान भी होते हैं कि अगर आपने उनके हिसाब से उनको प्लीज़ नहीं किया तो वो आपको हाशिए पे रखने की भी धमकी दे सकते हैं, वो आपको इस जगह से बहुत अलग किए जाने के प्रयास में लग जाते हैं, आपको अवॉइड किया जाता है, आपको कई जगहों से जहां आपको बुलाया जा रहा हो वहां आपका नाम भी कटवाया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हैं हर जगह। ये मठाधीशी तो है, साहित्य की मठाधीशी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो जिस तरह से एक पॉलिटिकल सत्ता का होता है कि सत्ता की मठाधीशी है, तो मैं तो मानती हूँ कि नहीं, साहित्य में भी ये चीज़ है, बहुत है। कैसे ये समस्या दूर होगी? कोई सुझाव, मशवरा? ये समस्या सिर्फ किसी 1-2-4 लोगों के चाहने से दूर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो आज तक ये मानते हैं कि हम स्टार मेकर हैं, हम जिसे चाहें उसे चर्चित कर दें और हम जिसे चाहें उसे हम हाशिए पे रख दें, उससे लड़ने के लिए एक बड़ी संख्या में बेहतर और अच्छे लिखने पढ़ने वालों को एकजुट होना पड़ेगा और ये बात समझनी होगी कि फुटेज किसे जानबूझकर दिया जा रहा है। प्रशंसा जरूर की जाए, लेकिन ये कौन सी चीज़ है जो कि एक प्रायोजित, जिसे हम कहते हैं कि प्रायोजित प्रशंसा, प्रायोजित समीक्षाएं, प्रायोजित किसी के कद को ऊंचा करने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, पर इनसे लड़ना होगा। और दूसरी बात ये है कि प्रकाशकों, आयोजकों को इस चीज़ के लिए बहुत मजबूत होकर कदम उठाने होंगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको सोशली कितना रिस्पॉन्स है। अगर आज एक संपादक के तौर पे मुझे लगता है कि नहीं, ये आदमी बेहतर लिख रहा है और कोई बड़ा कवि या साहित्यकार कल उसे काटता भी है कि हाँ इसे फला को मत छापिए, तो ये मेरा अपना, मेरी अंतरात्मा की अपनी आवाज़ होनी चाहिए कि मैं इसको छापूं कि ना छापूं, मैं क्यों दबाव में परूं। उसी तरह किसी प्रकाशक के पास अगर कोई ऐसी पांडुलिपि आती है जिसके लिए 4 लोग कहते हैं कि अरे इसे मत छापिए, क्या करना है, ये तो काम का आदमी नहीं है, लेकिन उसका लेखन कैसा है ये देखना उस प्रकाशक का काम है।
उसी तरह एक आयोजक का काम है कि अगर किसी के लिए आपके पास कोई मनाही आ रही है, कोई ये कह रहा है कि अरे इनका नाम हटा दीजिए, अच्छा इनका नाम हटा दीजिए, ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे, तो आपको उसके लिए भी बहुत दृढ़ होकर रहना होगा कि भाई आपको नहीं आना है तो आप मत आइए, लेकिन हम तो इन्हें बुलाएंगे। तो दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, और ये दृढ़ता चूंकि अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो संपादक, प्रकाशक, आयोजक, ये 3 बहुत जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें इससे लड़ने की ज़रूरत है और एक सही माहौल बनाने की ज़रूरत है। रंजीता जी, बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं लेकिन वो उनका कलाम लोकप्रिय नहीं हो पाता, उन्हें उतनी शोहरत, लोकप्रियता नहीं मिलती और कहीं ना कहीं उदासी उन्हें घेर लेती है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने बहुत अपने आसपास में भी ऐसा माहौल देखा है और मैं बहुत से ऐसे अच्छे लेखकों को जानती हूँ जो इतना अच्छा लिखते हैं, पर उन्हें एक चीज़ और क्या है ना, एक त्रासदी है राघवेंद्र जी, कि सच में जो बहुत अच्छा लिख रहा होता है ना, वो अपनी मार्केटिंग उतनी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक खुददारी होती है। उसे लगता है कि अरे मैंने लिख दिया तो मैं अपनी सिफारिश क्यों करूं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से टकराई हूं, मतलब नाम भी लेना चाहूं तो कई लोगों का नाम ले लूं कि वो इतना अच्छा लिखते हैं लेकिन इतने चर्चित नहीं हैं, पर नाम अभी नहीं लूँगी क्योंकि ये लगेगा कि मैंने 2 ही 4 लोग का नाम लिया, पर एक बड़ी संख्या है और ये सच में ये इसका अपराध बोध हमें महसूस करने की ज़रूरत है। इसे मैं एक साहित्यिक क्राइम मानती हूँ कि आप एक बेहतर और अच्छे इंसान को बड़ा होने से रोक देते हैं, क्योंकि आपकी उदासीनता जो है, क्यों भाई, आप किसी मास मीडिया की अगर बात कीजिए, लेक्चर के लिए आप गिने चुने लोगों को बुला रहे हैं, आपने क्या पढ़ी है? और बहुत सी ऐसी अच्छी किताबें हैं जो क्या आपने पढ़ी है, और उनके लेखकों को आपने क्यों नहीं बुलाया? सामान्य साहित्य की बात भी बुला रहे हैं, तो क्यों हमेशा, क्या प्रोफेसर और पीएचडी की डिग्री लिए हुए लोग ही किसी चीज़ का व्याख्यान दे सकते हैं? एक बिहार के भी घटना हुई थी, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी पर समझने वाले समझ जाएंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बेचारे आयोजक ने बहुत मेहनत से 2 दिनों का बहुत सुंदर साहित्यिक आयोजन तैयार किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उसने बुलाया, पर वो गलती से किसी ऐसे इंसान को नहीं बुला सका जो ऐसे ही एक साहित्यिक मठाधीश थे। अब ऐसा हुआ कि जब सारे लोगों की टिकट हो गई, सब कुछ हो गया, इन आयोजन के शायद 1 हफ्ते पहले उसने वीसी से कह के उस कॉलेज में उस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। तो ये क्या है? ये कितना बड़ा अपराध है? और क्यों करवाया कि आपने हमें या हमारे लोगों को नहीं बुलाया, आपने अपनी मर्जी के लोगों को क्यों बुलाया? तो अब एक परेशानी ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर किसी कॉलेज की भी बात करें, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, प्राइवेट भी बात करें, तो इस तरह के इतने दबाव आयोजक पे आते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों का सच में क्या निदान है ये तो पूरा समझ में नहीं आता। बस ये लगता है कि इन चीज़ों का विरोध ज़रूरी है और इन चीज़ों से पैरेलल लड़ने के लिए हमें कुछ अच्छे आयोजन अपने स्तर पे भी करने चाहिए। कई कमियों पर आपने रोशनी डाली, लेकिन आज के दौर में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने ये आ रही है कि लोग चोरी का कलाम खुलेआम मंच से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का कलाम पढ़ रहे हैं। कैसे देख रही हैं इस काम को? इसमें भी क्या है कि रीडरशिप कम हुई है, मतलब दर्शक को मालूम ही नहीं है कि सच में किसका कलाम है, तभी तो वो आदमी किसी की चोरी का कलाम पढ़ के आ जा रहा है। आज से 20 साल पहले की बात मैं बोलूं तो एक मंच पे मुझे याद है कि कोई सोनपुर का बड़ा मुशायरा था और वहाँ एक हास्य कवि ने एक बहुत पुराने हास्य कवि की कविता की 2 लाइनें पढ़ दी, हुटिंग हो गई उसकी, पब्लिक ने तुरंत बोल दिया कि अरे 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 ये तो उनकी है। तो जब हमारे दर्शकों को याद ही नहीं है कि ये रचना किसकी है तो लोग जाएंगे पढ़ के आएंगे। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हर एक लेखक के अंदर इतनी तो मॉरलिटी होनी चाहिए, इतनी नैतिकता होनी चाहिए। भाई तुम अपना पढ़ो ना, दूसरों का पढ़ के तुम्हें क्यों प्रसिद्ध होना है? आप थोड़ा कम प्रसिद्ध हो लो, लेकिन कम से कम आपके ऊपर चोरी का इल्जाम तो न लगे। और आप चोरी की बात कर रही हैं, सिर्फ मुशायरों में नहीं है, कविताओं में भी है। आप कोई क्राफ्ट है, कोई कथ्य है, आप किसी खास चीज़ पे लिख रहे हैं और आपने उसको ज़रा अगर फेसबुक पे डाल दिया, तुरंत उससे मिलते जुलते 10-20 तरह की कविताएं तो बना ली जाएंगी। मतलब लोग अब ये मेहनत नहीं करते कि हम अपनी कोई ओरिजिनल थॉट लाएं। एक लेखक को कालजयी उसका अपना एक थॉट प्रोसेस बनाता है। किसी दूसरे, चौथे, 5वें आप नोबेल प्राइज विनर की भी चीज़ों को लेकर कॉपी करके अगर कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन वो आपको अस्थायी कृति नहीं देगा। ये बात लोग नहीं समझ रहे। रंजीता जी, इसके पीछे क्या ये वजह है कि लोग पढ़ें ज़्यादा, लिखें कम?
आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों में लिखने की भूख बहुत है, पढ़ने की कम है। 20, 30, 40, 50 किताबें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम 50-100 किताबें लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सच में इतने उर्वर हैं कि आप लगातार लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो बहुत ठहर ठहर के लिखती हूँ। और मुझे बार बार ये लगता है कि ठीक है ना, लिखना जो है वो एक ओरिजिनल प्रोसेस है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि वो रूटीन की तरह सुबह से शाम तक कि आपकी ड्यूटी है और आप उसको लिख ले रहे हैं, तो उसमें उस तरह की चीज़ें तो नहीं आ पाएंगी जो बिना किसी संग्रह के शमशेर मर गए और उनको याद किया जा रहा है। नागार्जुन ने कितना लिखा है, लोक धनवा ने कितना लिखा है, सब बड़े कवियों को उठा के देखिए, लेकिन हम 50, 60, 100 किताबें क्यों लिख रहे हैं भाई? क्या हमारी पिछली किताब की कविता किसी को याद है? आप विश्वास नहीं करेंगे, 2020 में जब ये किताब आई थी तो तब से बहुत से लोग कहते दूसरी लाओ दूसरी लाओ, हालांकि तब भी कविताएं थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मुझे ये तो पता चले कि मेरे पहले किताब की कुछ कविताएं याद हैं कि नहीं। फिर जब मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, इसकी कुछ कविताएं तो याद हैं, क्योंकि कुछ जगह मुझे सिर्फ इन कविताओं को देखकर पढ़कर और तब बुलाया गया कि भाई हमने आपका ये संग्रह पढ़ा है और आप हमारे यहाँ आइए, तब मुझे लगा कि ठीक है चलो दूसरी आ जाए। और तीसरी की भी मुझे कभी कोई जल्दी नहीं रहती। मुझे हमेशा ये लगता है कि आप पाठकों को दे रहे हैं, देना एक जिम्मेदारी का काम है, तो क्या मतलब आपने जो भी लिखा आप उठा के सब कुछ उसे दे दें? क्यों दे दे भाई? आप अगर कुछ दे रहे हैं तो ऐसा दीजिए ना कि जिसको वो पढ़ना चाहे, या जिसके लिए वो आपसे पूछे कि आप अगली चीज कब ला रही हैं। आप इतना ठहरिए, उसको मौका दीजिए कि आपका पाठक आपसे पूछना शुरू करे कि भाई हमने तो आपकी वो पढ़ ली, अब कुछ क्या आ रहा है, और आपके नए को पढ़ने की उसके अंदर भूख पैदा हो, ना कि बदहजमी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि बदहजमी ना हो। क्योंकि लगातार लोग किताबों पे किताबें छपवा रहे हैं, और ऐसे में एक सवाल ये भी है कि घोस्ट राइटिंग भी एक बड़ा मसला है। घोस्ट राइटिंग एक बड़ा मसला है। अब लोग अपने एक तरह से जीविकापार्जन के लिए, या बोलिए कि जीने खाने के लिए घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो घोस्ट राइटिंग करवा रहे हैं। अब घोस्ट राइटिंग करवा के जो लोग लिखवा रहे हैं, मुझे तो एक तरह से बोलूँ तो तरस भी आता है। मैं सोचती हूँ कि भाई यश कीर्ति का मतलब इतनी भी उसकी लालसा क्या, लेकिन करवा रहे हैं। कुछ लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, पर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि अगर आप खुद को एक लेखक बता रहे हैं, या आप चाहते हैं कि एक लेखक के रूप में आप याद किए जाएं, तो प्लीज़ आप अपने आप को मौलिक रखिए। ऐसे वो लोग हैं, जैसे आपने इशारा किया, जो संपन्न हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, और जिनको ये शौक है कि ऑथर नाम के आगे लग जाए। हाँ। आपको लगता है कि पहली किताब के लिए सही वक्त पता होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, पहली किताब के लिए सही वक्त और संयम होना बहुत ज़रूरी है। आप लिखिए, पढ़िए। मैं आपको जहाँ तक अगर बताऊँ कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि पहली कोई रचना मेरी कादम्बिनी वगैरह में तब आ गई होगी जब मैं इंटर में थी। लिखना मैंने तकरीबन 7वीं 8वीं से शुरू कर दिया था, छोटी मोटी बच्चों की तरह लिखती रहती थी। लेकिन मेरी जो किताब आई है वो अभी सिर्फ 5 साल पहले 2020 में आई है। यानी कि समझिए लगभग मैंने 20 सालों तक इंतज़ार किया कि लोग जो रंजीता सिंह को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, छिटपुट उसकी कविताओं को कहीं मंच पे सुन रहे हैं या लिखता पढ़ता देख रहे हैं, वो क्या मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक ठीक ठाक लेखक हूँ। मैं अच्छे लेखक की बात नहीं कर रही, पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं एक ठीक ठाक लेखक हूँ जिसे उसका पाठक ढूंढ सके। तो जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सी चीज़ें हो गई और मेरे पाठक सच में मेरा स्वागत करने को तैयार हैं, तब मैंने इस संग्रह के लिए हामी भरी, और ये काफ़ी चर्चित हुई। 4-5 सालों में अभी भी इस पे बात होती है। और तब फिर इतना रुक कर फिर दूसरा संग्रह आया, तो ये उस समय और संयम की वजह से हुआ, वरना शायद ये 15 साल पहले आई होती और कोई जानता भी नहीं कि भाई रंजीता सिंह कौन है, इनकी कौन सी किताबें आई हैं। तो और किताबें आने से ही आप ऑथर नहीं हो जाते राघवेंद्र जी। आप जिस दिन लिखना शुरू करते हैं, नेचुरली आप उसी दिन से ऑथर हो जाते हैं।
आपका पाठक आपको एक्सेप्ट करने लगता है। तो ये बाध्यता नहीं है कि ऑथर या लेखक के रूप में याद किए जाने के लिए किताब का लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक आपकी बाजार में 3 किताबें उपलब्ध हैं, चौथी किताब पर आप काम कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं क्या, और कब तक इंतजार करूं मैं, मुझे कब मिलेगी चौथी मैं अगर किताब? आपको सच बताऊं तो मैं चाहती तो मेरी 30-40 किताबें आ गई होती। साक्षात्कार मैंने इतने लिए हैं, इंटरव्यू मुझे बहुत शौक है, और मैं डिजिटली भी लेती हूँ और ऐसे भी प्रिंट में भी लेती हूँ। तो मेरे पास इतना मैटर है कि मैं 20-25 किताबें कर दूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं किस लिए करूं? क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो शायद पाठकों ने पहले नहीं पढ़ी हो? किसी का साक्षात्कार ही ले रही हूं तो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मैंने निकाल ली, जो मुझसे पहले के इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने उस व्यक्ति से नहीं पूछी हो? ऐसी कौन सी बात हो सकती है? तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये भी आसान चीज़ नहीं है कि आप मुझसे क्या निकलवा पा रहे हैं। और कविताओं की, जैसे मैंने कही, कम से कम 2-3 किताबें, गज़लों की मैंने आज तक अभी कोई किताब नहीं लाई है, तो वो मेरे पास पड़ी हुई है, तो कम से कम 2 वो हो जाएं। और मेरे पास अब लगातार कविता गज़लें लिखने के बाद में उपन्यास और कहानियों के बहुत सारे प्लॉट हैं जिस पे मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरे पास एक बड़ा बृहत अनुभव संसार है और वो पसंद की जाएंगी। तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा अगला 1-2 संग्रह में और लाऊं और उसके बाद मैं किसी उपन्यास पे काम करूं, बल्कि इनफैक्ट शायद मैं कर रही हूं, उसकी क्राफ्टिंग पे कुछ काम चल रही है, भले ही 2-3 साल लगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत जल्दी कुछ नहीं कर पाती। तो अभी उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, जुड़ेंगी, लेकिन शायद रंजीता सिंह की कविताएं अभी तक सब सुनते रहे हैं और मेरी गज़लें सबने सुनी हैं, पर शायद मैं उन्हें कोई एक अच्छा और बेहतर उपन्यास दे सकूं। कुछ हमारे ट्रेडमार्क क्वेश्चंस रहते हैं हर इंटरव्यू में। जिंदगी क्या है आपके लिए? ज़िंदगी मेरे लिए ईश्वर की दी हुई एक जिम्मेदारी है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सपोज टू बी अ वुमेन और मैन, हम सभी की कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, और मैं ये मानती हूँ कि हम सिर्फ जानवर नहीं है, गाय भैंस नहीं है कि खा ले पी ले और रह ले। आप अपने आसपास के लोगों के लिए जब तक संवेदनशील ना हो, उनके किसी सुख दुख में आप उनके काम ना आ सकें, तो मैं उसी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं मानती। ज़िंदगी मेरे लिए एक जिम्मेवारी है। संतुष्टि का पैमाना क्या है? संतुष्टि का पैमाना ये है कि मैं किसी को दुख ना दूं। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो जाती है तो मैं अपने आप से असंतुष्ट हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जानबूझकर किसी का दिल मुझसे ना दुखे, मैं किसी को ठेस ना पहुँचाऊँ। खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी की परिभाषा ये है कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ। मैं लोगों के बताए नियम और दुनिया के बनाए नियमों से कई बार विद्रोह करती हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा इंस्टिंक्ट है कि कई बार मैं उन चीज़ों को चुनौतियाँ देती हूँ जिन्हें बताया जाता है कि ये यही किया जाना चाहिए। मैं किया जाने वाली बाउंड्री को हमेशा तोड़ती हूँ, और जब उस वक्त कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद लोग आपको सही मानना शुरू कर देते तो मैं खुश होती हूँ कि मैंने एक नई परिपाटी शुरू की। जैसे कि मैंने कहा कि मुशायरों में कन्वेनर होने की एक बात, तो जिस ज़माने में ऑल इंडिया मुशायरे को मैंने कन्वेनर, एज अ कन्वेनर मैंने उसको किया, तो मुझे बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, ये नहीं होता, किसी औरत के बुलाने से लोग क्यों आएंगे, लेकिन लोग आए। और अब बहुत सी औरतें हैं जो कन्वेनर हैं। तो किसी चल रही परिपाटी को अगर वो मुझे गलत लग रही है तो उसे तोड़ना मुझे खुशी देता है। आखिरी सवाल जी। आजकल लेखकों और प्रकाशकों के बीच में तनातनी अक्सर सुनाई देती है। रॉयल्टी के मुद्दे पर अक्सर तनातनी होती है। कैसे देख रही हैं आप इस बढ़ते विवाद को? आप देखिए, ये विवाद ऐसा है कि प्रकाशक और लेखक के बीच एक पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अब जैसा कि हम लोग ये भी कहते हैं कि किताबें कम बिक रही हैं, उसमें ये प्रूफ किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच में कितनी किताबें बिकी, और प्रकाशक एक हद तक कितना जिम्मेदार है। जो पिछले बार विवाद जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी का जब हुआ था या बाकी चीज़ें हुई थी, तो मुझे एक चीज़ ये भी लगी कि एक हद तक
हिंदी साहित्य में अभी भी किताबें शायद उतनी नहीं बिक रही कि प्रकाशक बहुत ज़्यादा खुश होकर आपको रॉयल्टी ऑटोमेटिक वे में भेजना शुरू करे या देना चाहे। वैसे दिया जाना चाहिए कि लेखक के तौर पे हमेशा मैं ये कहूँगी कि प्रकाशक की भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैं कहती हूँ कि अगर उसका 200 रुपये ही रॉयल्टी बन रहा है, एक बात है, तो आप एक बार दे दो, आप दे दो अपने सिरे से। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो इस तनातनी का भी कोई ख़ास नतीजा निकलते तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि छपना सभी चाह रहे हैं। अच्छा, एक जो दिक्कत क्या है कि जो छपने की भूख है उसने भी किसी हद तक इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं छप जाऊं कैसे भी। तो इस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं थोड़े से आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर किया है। पर फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रकाशकों को इस मामले में ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत तो है। ज़रूरत है, और प्रकाशकों और लेखकों के बीच में बेहतर तालमेल और भरोसा जब तक नहीं होगा बात नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लेखक और प्रकाशक, मुझे लगता है ये बड़ा ही होमली, ये एक घरेलू संबंध सा होना चाहिए कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। क्योंकि अगर लेखक जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, चर्चित हो रहा है, तो प्रकाशक को फ़ायदा हो रहा है। तो हालांकि अब प्रकाशक भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने राइटर्स को प्रमोट करें, मतलब उनके लोकार्पण के लिए या किसी प्लेटफॉर्म्स पे उनकी किताबों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। पर ये थोड़ा सा प्रयास अभी और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और लेखक और प्रकाशक जिस दिन एक दूसरे को अपना फैमिली मेंबर समझने लगे कि नहीं ठीक है, ये हमारा व्यवसायिक रिश्ता नहीं है, हमें एक दूसरे की तरक्की से खुश होना है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। परस्पर सम्मान भी मिलना चाहिए। वो मुझे फिर एक शेर देखिए याद आ गया कि सबको पता है अपनी ज़रूरत की इंतहा, सबको पता है अपनी ज़रूरत की इंतहा, आता है लौट घूम के प्यासा कुएं के पास। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी, बहुत दिलचस्प बातचीत रही रंजीता जी से। बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई, खुलकर बात हुई। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगले सप्ताह फिर किसी नए मेहमान के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।